हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे AICD यानी एडवांस इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर डिवाइस के बारे में। बेसिकली ये एक डिवाइस है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स की जान बचाने के लिए मदद करता है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं साहब हार्ट फेल हो गया है, जान जाने का खतरा, आप कह रहे हो 1 साल में 30% 20% जान जाने का रिस्क है, कोई ऐसी दवाई या ऐसी कोई डिवाइस या ऐसी कोई मशीन नहीं आती जिससे कि हमारी जान को बचाया जा सके या जिससे जान बचने में कुछ मदद मिल सके या जान जाने की शक्यता ओछी हो सके, कम हो सके, ऐसा काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। बेसिकली इस डिवाइस के बारे में जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट्स या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में जान जाने का खतरा जो रहता है उसको ये डिवाइस एकमात्र ऐसा डिवाइस है जिसको लगा देने से लोगों की जान बचाने में काफ़ी मदद मिलती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इसको लगा देने से जान बचाने की गारंटी हो जाती है, पर लेकिन इसको लगा देने से जान बचाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ज़्यादातर ऐसा इसलिए है क्योंकि हार्ट अटैक के बाद या हार्ट फेलियर के पेशेंट में ज़्यादातर जिस भी व्यक्ति की जान जाती है वो हार्ट के रिदम डिस्टर्बेंस या रिदम अनियमित होने की वजह से जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हार्ट का वायरिंग खराब हो जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किटिंग चालू हो जाती है जिसकी वजह से सडनली हार्ट बंद पड़ जाता है और आदमी को हॉस्पिटल तक पहुँचने का टाइम नहीं मिलता है। सबसे बुरी बात इसमें यह है कि इसमें व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुँचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ज़्यादातर व्यक्ति को अगर डेंजरस फॉर्म ऑफ हार्ट अरिथमिया हुआ जिसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं, यानी हार्ट एक तरह से वाइब्रेट करने लगता है, उसमें अगर हार्ट को 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर शॉक थेरेपी नहीं दिया गया, रीस्टार्ट नहीं किया गया तो हार्ट बंद हो जाता है और आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। यही शॉक थेरेपी अगर किसी व्यक्ति को 10 या 15 मिनट के बाद दिया जाए तो उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता, ज़्यादातर लोगों की जान नहीं बचाई जा सकती, ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि अगर आप घर पे हैं और आपको पता चल भी गया कि पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटल पहुंचने में मिनिमम 10-15 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा। आप कितना भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, आप मिनिमम आधा घंटा से 1 घंटा आपको हॉस्पिटल पहुंचने का टाइम चाहिए। बहुत जल्दी भी पहुंचे तो मिनिमम 20 मिनट्स। लेकिन हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में, हार्ट अटैक के पेशेंट्स में जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तब व्यक्ति के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत जल्दी पेशेंट डिटोरेट करता है, तुरंत ट्रीटमेंट ना किया जाए तो तात्कालिक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए ये एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जो ये शॉक थेरेपी को घर पर ही डिलीवर कर सके, यानी खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले कि किसका रिदम डिस्टर्बेंस हो रहा है और वो हार्ट को रिदम को नॉर्मलाइज कर दे, घर पे ही उसको रिदम को शॉक करके नॉर्मल वे में मैनेज कर सके। आज इस टॉपिक में इस डिवाइस के बारे में बात करेंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे इंसर्ट किया जाता है और इसके क्या प्लस माइनसेस हैं, हर एक पेशेंट को क्यों नहीं इस डिवाइस को यूज़ किया जाता है, इस बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली AICD जो है एक माचिस के डिब्बे के साइज़ का छोटा सा डिवाइस होता है जो कि पेसमेकर जैसा होता है। छाती के ऊपर एक छोटा सा चीरा लगा के इसको लगा देते हैं और उसका एक इलेक्ट्रोड हार्ट में लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड जो है दो तरह का आता है, एक सिंगल चेंबर और एक डबल चेंबर। सिंगल चेंबर में हार्ट के जो नीचे के खाना है जिसे वेंट्रिकल बोलते हैं वहाँ पे एक लीड लगा दिया जाता है। डबल चेंबर में हार्ट के दोनों चेंबर यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों में एक लीड लगा दिया जाता है और ये हार्ट के रिदम को सेंस करके जब भी ज़रूरत होती है तो धबकारी की अनियमितता को मैनेज करता है, मेंटेन करता है और शॉक डिलीवर करता है। बेसिकली इसके अंदर एक कैपेसिटर करंट होता है जो कि बहुत हाई वोल्टेज बैटरी के थ्रू एक जो करंट आता है उसको इकट्ठा करके बहुत हाई वोल्टेज का शॉक जनरेट करता है और अंदर से हार्ट को शॉक करके नॉर्मलाइज करता है। हॉस्पिटलों में यही डिवाइस अवेलेबल रहता है। जब भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है रिदम का और हार्ट बंद होने वाला होता है तो शॉक करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस वही काम घर पर करता है और इसके अंदर एक सेंसिंग मैकेनिज्म होता है जो हार्ट के रिदम डिस्टर्बेंस को अपने आप ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और जब उसे लगता है कि हाँ अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो रहा है, तो वो उसे अपने आप शॉक करके नॉर्मल कर देता है। इनिशियली जब किसी को रिदम डिस्टर्बेंस होता है तो पहले वो कुछ मनूवर्स होते हैं, पेस करके या कुछ और तरीक़ों से वो उसे अपने आप बिना शॉक किए डिलीवर किए उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उससे नॉर्मलाइज नहीं होता है तो फिर वो अंदर से एक शॉक देता है। जो एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर हम देते हैं उसमें जो शॉक्स देते हैं वो लगभग 200 जूल्स का होता है। जो इंटरनल डिफिब्रिलेटर होता है उसमें जो शॉक जनरेट होता है और जो हार्ट को डिलीवर होता है वो 20 जूल्स का होता है, यानी उसका पावर लगभग 1/10 होता है। लेकिन क्योंकि ये हार्ट के अंदर दिया जाता है और स्किन के ऊपर से उसको हार्ट के अंदर पहुंचने में एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए हार्ट के अंदर दिया हुआ ये 20 जूल्स का शॉक भी सफिशिएंट होता है और लगभग ये उतना ही काम करता है जितना बाहर से दिया हुआ 200 जूल्स का शॉक होता है। ये शॉक देने के बाद अगर किसी व्यक्ति को अगर अंदर से शॉक डिलीवर होता है तो थोड़ा पेन जैसा महसूस होता है, सडन सिवियर उनको घबराहट होती है और धक्का किसी ने जोर से मुक्का मारा हो ऐसा पेन महसूस होता है। पर लेकिन ये अगर सही समय पर सही टाइम पे अगर हार्ट ने अगर फिब्रिलेशन हो रहा हो उस टाइम पे अगर ये शॉक डिलीवर हुआ हो तो ये रिदम को ऑलमोस्ट
70 to 80% केसेस में नॉर्मल कर देता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये करने के बाद आदमी अमर हो जाएगा और कभी तकलीफ नहीं होगी, और ना ही मैं ऐसा कहता हूँ कि ये डिवाइस हार्ट के पंप फंक्शन को सुधारने में कोई भी मदद करता है। ये डिवाइस हार्ट के पंप फंक्शन को सुधारने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये हार्ट का बस रिदम डिस्टर्बेंस को मैनेज और मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये AICD डिवाइस जो है, ये जिन भी व्यक्ति का हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा और हार्ट का पंपिंग फंक्शन अगर 35% से कम हो, वैसे लोगों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन लोग का भी पंप फंक्शन खराब है उनकी तात्कालिक या सडन मृत्यु होने का चांस या सडन कार्डियक डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों को इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर लगाने का फ़ायदा होता है। जिन लोगों को माइल्ड हार्ट फेलियर है या ये 40-45% से ज़्यादा है, वैसे लोग को इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर लगाने का उतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली थेरेपी है, डिवाइस जो महंगा आता है। तो अगर किसी का नॉर्मल हार्ट है या नॉर्मल पंप फंक्शन है, तो वैसे लोगों में अगर इसको हम लगाने जाएंगे तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा, उल्टा पैसा वेस्ट होगा लोगों का। तो इसको दो कारणों से यूज़ किया जाता है, एक प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं, एक सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस यानी जिन लोग का भी हार्ट फेलियर काफ़ी खराब है, पंप फंक्शन काफ़ी खराब है, लेकिन पहले कभी धबकारे का अनियमितता नहीं हुआ है, पहले कभी रिदम डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, उसमें हम प्रोफाइलैक्टिकली प्रॉब्लम ना आए इसके लिए लगाते हैं। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये कि जाने एक बार कभी हो चुका है, पेशेंट एक बार अनकॉन्शियस हो चुका है, पेशेंट एक बार सस्पेक्टेड उनको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो चुका है, लेकिन किस्मत से जान बच गई, उनको बचाने के लिए किया जाता है, उसे सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। सेकेंडरी प्रोफाइलैक्सिस में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको एक बार हो गया उसको बार बार होने का अंदेशा है, तो वैसे लोग को तो डेफिनेटली लगाना ही है। प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस में भी फॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं लगता है, अपने यहाँ पे क्योंकि ये डिवाइस इतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, थोड़ा कॉस्टली आता है, ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं रहते हैं, इसलिए हर एक व्यक्ति में डिवाइस को नहीं यूज़ किया जाता। कभी कभी सिलेक्टिव केसेस में जहां मृत्यु का चांस ज़्यादा होता है या रिदम डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, ECG डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते हैं, QRS यानी ECG का मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा खराब होता है, वैसे केस में सिलेक्ट करके इसको यूज़ किया जा सकता है। या जिनका पंप फंक्शन बहुत ही ज़्यादा खराब हो, यानी 30-35 के बदले 20-25 से भी नीचे हो, वैसे लोगों में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। AICD डिवाइस रिदम डिस्टर्बेंस को रिवर्ट करने में लगभग इसका सक्सेस रेशियो 70 to 80% जैसा रहता है, 100% नहीं रहता। जो भी व्यक्ति का जान का खतरा रहता है, रिदम डिस्टर्बेंस रिलेटेड प्रॉब्लम होने का अंदेशा रहता है, वैसे लोगों में जान बचाने के लिए ये यूज़ होता है। इसमें जो बैटरी सिस्टम होता है वो लगभग 8 से 10 साल चलता है, और उसके बाद इस बैटरी को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये एक छोटे से चीरे के द्वारा कंधे पर एक चीरा लगा के मसल के बीच में इसको लगा दिया जाता है, और इसका इलेक्ट्रोड हार्ट में कनेक्ट कर दिया जाता है। बैटरी लगभग 8 से 10 साल तक चलती है, उसके बाद बैटरी को रिप्लेस करना पड़ता है। इसको लगाने के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, 2 से 3 दिन भर्ती रखना पड़ता है। प्रोसीजर सिंपल है, लगभग आधे से 1 घंटे का रहता है, और उसके बाद 2 से 3 दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। AICD का जो ये बेनिफिट है वो हार्ट फेलियर वाले, सीवियर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। AICD किन पेशेंट्स को लगाया जाता है? ज़्यादातर ऑब्वियसली जिन लोग का पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब हो, या जिन लोग का ECG बहुत ज़्यादा खराब हो, रिदम डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो, या पहले किसी को अगर प्रॉब्लम हुआ हो, वैसे लोगों में इसको लगाया जाता है। इसके लगाने का इम्प्लांटेशन प्रोसीजर जो है बहुत कम रिस्क होता है, इसमें हार्डली लेस देन 1% रिस्क होता है। आधे से 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, लोकल एनेस्थीसिया में किया था, इसमें कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत या बेहोशी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 से 3 दिन भर्ती रखना पड़ता है, कभी कभार इन्फेक्शन होने की वजह से थोड़ा रिस्क हो सकता है, अदरवाइज यूजली इसमें इतना कोई खतरा नहीं होता है। कॉम्प्लिकेशन होने में कभी कभी क्या होता है, पंचर करने के टाइम लंग्स में के पास ये नली होती है जिसको हम पंचर करते हैं, तो कभी कभी लंग्स को अगर नीडल एंटर हो जाए तो लंग्स में हवा भर सकती है, जिसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, और कभी कभी वहाँ पे इन्फेक्शन वगैरह होने का चांस हो सकता है। कभी कभी नीडल अगर गलत नली में एंटर हो जाए तो ब्लीडिंग का थोड़ा चांस होता है, ये थोड़ा बहुत खतरा रहता है AICD इम्प्लांटेशन के दौरान। अदरवाइज यूजली काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, यूजली इतनी दिक्कत नहीं आती है। इसमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस 1 to 2% से ज़्यादा नहीं होता। इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। सिंगल चेंबर AICD डिवाइस इम्प्लांटेशन चार्ज वगैरह मिला के लगभग 3-3.5 लाख जैसा पेशेंट को पड़ता है, और डबल चेंबर लगभग 4-4.5 लाख के आसपास पेशेंट को पड़ता है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग बैटरी कन्फिग्रेशंस और अलग अलग डिवाइस प्रोफाइल्स के हिसाब से कॉस्ट थोड़ा वेरी कर सकता है। ये कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, रूटीन लोग ज़्यादा इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हर पेशेंट में इसको नहीं यूज़ किया जाता, सिलेक्टेड पेशेंट्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। इंडिया में क्योंकि लोग कॉस्ट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, लोग गारंटी वो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा हर पेशेंट में इसको नहीं यूज़ किया जाता। स्टडीज़ और ट्रायल डेटा ऐसा शो करता है कि अगर 16 लोगों को जिनका हार्ट फेलियर है उसमें से अगर हम लाइन से 16 लोगों को अगर ये डिवाइस इम्प्लांट करते हैं तो एक व्यक्ति की जान बचाने में ये मदद करता है। यानी रेशियो ऑफ सर्वाइवल जो है इससे 16:1 है, जो कि डिवाइस थेरेपी के हिसाब से बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं है, पर ऑब्वियसली जिस आदमी की जान बच जाए उसके लिए तो बहुत यूज़फुल है। अगर किसी को रिदम डिस्टर्बेंस एक्चुअल में है और पहले भी अगर हो चुका है तो डेफिनेटली वैसे लोगों में तो ये इंडिकेटेड है।
ये डिवाइस बेसिकली जैसे मैंने कहा एक हाई वोल्टेज करंट डिलीवर करता है। इनिशियली ये हार्ट को रिदम को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ पेसिंग मनूवर्स करता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट वहाँ पे देता है, बार बार हार्ट को हाई रेट पर पेसिंग करता है, जिसके द्वारा वो रिदम को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अगर उसमें 3-4 बार ट्राई करने के बाद भी फेल नहीं हो जाता है डिवाइस और सक्सेसफुल नहीं हो पाता रिदम को रिवर्ट करने में, तो शॉक डिलीवर करता है। शॉक व्यक्ति को एक जोर से झटके जैसा महसूस होता है। बार बार अगर किसी को शॉक डिलीवर हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है, वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। और कई बार ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको बार बार शॉक्स डिलीवर होते हैं, तो वैसे लोग को हॉस्पिटल लाके दवाइयों को मैनेज करके शॉक्स की फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ता है। रेयरली कभी ऐसा होता है कि बिना कारण या गलत रिदम को सेंस करके भी डिवाइस शॉक करता है, तो वैसे केसेस में डिवाइस को रीप्रोग्राम करके चेक करना पड़ता है। ये डिवाइस में ये फैसिलिटी रहती है कि रिदम को वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड करता रहता है, तो अगर किसी का भी रिदम डिस्टर्बेंस किसी भी टाइम पे अनइवन हुआ और किस कारण से डिवाइस ने शॉक डिलीवर किया, वो सारा चीज़ मशीन में अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप लेटर डेट पर मशीन पर कनेक्ट करके वो डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि मशीन ने सही शॉक डिलीवर किया कि नहीं, मशीन ने कुछ गलत सेंस तो नहीं किया, मशीन बार बार शॉक क्यों दे रही है, उसकी कुछ सेटिंग्स वगैरह में चेंज तो नहीं करना। ये सब चीज़ें उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को जब बहुत ज़्यादा बार धबकारा की अनियमितता होती है, बार बार अनियमितता होती है, तो ये डिवाइस बार बार शॉक डिलीवर करता है और कई बार पेशेंट इससे परेशान भी हो जाता है। कभी कभार लोग तो निकालने के लिए भी कहने लगते हैं कि इतना ज़्यादा बार शॉक्स लगते हैं कि उनका काम करना भी मुश्किल हो जाता है। पर ऑब्वियसली आपको ये मान के चलना है कि जितने बार भी वो अगर सही शॉक डिलीवर कर रहा है, तो हर बार अगर वो नहीं डिलीवर करता तो व्यक्ति की उसी टाइम डेथ हो जानी थी। तो वो अगर वो शॉक डिलीवर कर भी रहा है तो पेशेंट को मान के चलना है कि वो सही शॉक डिलीवर अगर किया है, टेस्टिंग में पाया गया है कि वो सही शॉक डिलीवर किया है, तो उसने एक तरह से आपकी जान ही बचाई। और भले उसके बदले थोड़ा व्यक्ति को पेन हुआ, झटका लगा, लेकिन उसने व्यक्ति की जान बचा ली, वो बहुत बड़ी बात है। ये रिदम डिस्टर्बेंस जो है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है। बाकी हर तरह के एरिथमिया के लिए ये उतना यूजफुल नहीं है। हाँ, बाकी तरह में एरिथमिया में भी यूज़ तो हो सकता है, खासकर डबल चेंबर एरिथमिया, डबल चेंबर पेसमेकर, लेकिन हर रिदम डिस्टर्बेंस के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता। और सिंपल जो एट्रल अरिथमियाज होते हैं या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज होते हैं, उसके लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें शॉक की उतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ ज़्यादातर पेशेंट्स को दवा से ही मैनेज किया जा सकता है। तो वैसे पेशेंट में हम AICD नहीं रिकमेंड करते। जिनको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, वैसे लोगों में जान जाने का रिस्क होता है, तो वैसे लोगों में ज़्यादातर इसको AICD को रिकमेंड किया जाता है। ज़्यादातर इसको लगाने के बाद व्यक्ति की दवाइयों में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। हार्ट का पंप नॉर्मल नहीं होता, तो इसलिए पंप सुधारने की दवाइयाँ तो वैसे ही चलती रहती हैं। और रिदम अगर रिदम डिस्टर्बेंस बार बार हो रहा है तो व्यक्ति को गति कंट्रोल करने की दवाएं साथ ही साथ चलती रहती हैं। कभी कभार डोज को थोड़ा कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एक एक्स्ट्रा सेफ्टी मिल जाती है कि अगर किसी को अरिथमिया साल में 1-2 बार हो रहा है, तो वैसे लोग को हम दवाई का डोज थोड़ा कम कर सकते हैं। खासकर अगर व्यक्ति को दवाओं से साइड इफेक्ट हो रहा हो, तो वैसे लोगों में दवा का डोज कम किया जा सकता है। पर यूजली दवाएं इसको लगाने के बाद पूरी तरह से बंद हो जाती है, वैसा कम ही होता है। ज़्यादातर इसकी बैटरी को 10 से 12 साल में रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। ये डिवाइस को लगा देने के बाद कभी कभार कोई व्यक्ति ध्यान ना रखे, या पहले 2-4 महीने जब लीड का अटैचमेंट हार्ट के साथ थोड़ा वीक होता है, क्योंकि ये बहुत पतले स्क्रू से हार्ट में अटैच किया जाता है, तो अगर इसका अटैचमेंट शुरुआत में थोड़ा कच्चा रहता है, उस टाइम पे जोर से झटका दे के व्यक्ति अगर हाथ को खींच दे तो लीड बाहर निकल सकता है, वो एक थोड़ा रिस्क होता है। दूसरा, व्यक्ति का कभी एक्सीडेंट हो जाए या कोई कारण से चोट वोट लग जाए तो लीड फ्रैक्चर हो सकती है। अदरवाइज इसमें लॉन्ग टर्म यूजली प्रॉब्लम नहीं आती। डिवाइस यूजली अपने आप फेलियर बहुत ही कम केस में होता है। ऑलमोस्ट 10-12 साल बैटरी चलती है, उसके बाद बैटरी को चेंज करना पड़ता है। अक्यूट हार्ट अटैक की सेटिंग्स में यूजली अगर किसी को रिदम डिस्टर्बेंस होता है तो इसको डिवाइस को नहीं यूज़ करते हैं। अगर किसी को रिदम डिस्टर्बेंस बार बार हो रहा है, या अगर रिदम प्रॉब्लम ज़्यादा बार हो रही है, इस व्यक्ति को डिस्चार्ज करना भी मुश्किल हो रहा है, तो वैसे केस में यूज़ किया जा सकता है। अगर पंप फंक्शन बहुत ज़्यादा खराब है और प्राइमरी प्रोफिलैक्सिस के लिए लगाना है, तो 40 दिन तक यूजली वेट किया जाता है। उसके बाद स्टेबल होने के बाद AICD लगाया जा सकता है। रिदम डिस्टर्बेंस अगर बार बार हो रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे AICD आप लगा सकते हैं। हार्ट अटैक के सेटिंग्स में भी लगा सकते हैं, पर यूजली हार्ट अटैक के सेटिंग्स में अगर वैसा पेशेंट अनस्टेबल होता है तो यूजली उसको डिवाइस नहीं लगाते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं। और हॉस्पिटल अगर में रहता है तो पेशेंट को शॉक करके ही नॉर्मलाइज किया जाता है। हाँ, लेकिन ये जानना और मानना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक के पेशेंट में भी मृत्यु सबसे ज़्यादा अरिथमिया की वजह से ही होती है, या नहीं रिदम डिस्टर्बेंस की वजह से ही होती है। तो जहाँ पे भी पेशेंट को इंडिकेटेड है और प्रॉब्लम होने का अंदेशा ज़्यादा है, वहाँ AICD डिवाइस को यूज़ करके उनकी जान को बचाया जा सकता है। मेरे इस टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये है कि काफ़ी लोग जो हमसे पूछते हैं कि ये डिवाइस कोई जान बचाने के लिए कोई ऐसा अवेलेबल है क्या जो हार्ट फेलियर के पेशेंट को बचा सकता है, तो लोगों को ये डिवाइस के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो पंप फंक्शन सुधारे बिना भी रिदम डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करके व्यक्ति की जान को बचाता है।
हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में और हार्ट अटैक के पेशेंट में इसको यूज़ करके हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। क्योंकि ये डिवाइस थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है इसलिए रूटीनली इसको यूज़ नहीं किया जाता, सिलेक्टेड केसेस में इसको यूज़ किया जाता है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम हार्ट और हाई हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास लाना चाहते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें, इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें और अपने डॉक्टर्स के साथ बेटर डिस्कस और मैनेज कर सके। साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ अपने डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसकी वजह से जिनको फॉलो करने से कई बार फायदा होने के बदले नुकसान भी हो जाता है। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो उसके लिंक को उनके साथ शेयर करें। अगर आपको लगता है कि आपको कोई और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसके बारे में हमें सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख के हमें बताइए, ताकि सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हम उन टॉपिक्स को टेकअप करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें।